नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और वहां के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान की डेथ की खबर ईरान के मीडिया ने कंफर्म कर दिया है। ईरान ने बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि दुर्घटना के बाद दोनों में से कोई जीवित नहीं बचा, बल्कि उस जहाज में जितने लोग थे वो सारे के सारे लोग मारे गए। एक दर्द भरी खबर है ये ईरान के लिए, और ईरान के चाहने वालों के लिए भी ये दर्द भरी खबर है। रात को ही ये हुआ था जब एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट की खबर बाहर आई थी कि प्लेन क्रैश कर गया है, तो शुरुआती खबर ये दी गई थी कि डिफिकल्ट लैंडिंग हुई है, यानी कि ऐसी जगह पर जहाज को उतारा गया है जहां पर आसानी से नहीं उतारा जा सकता है। लेकिन डिफिकल्ट लैंडिंग के साथ ये था कि लोगों को ये लग रहा था कि शायद इसमें बचने की भी उम्मीद है। अगर ठीक ठाक लैंड कर गया है, क्रैश नहीं किया है, जमीन में जाकर टकराया नहीं है, लैंड कर गया है, तो यह बहुत मुमकिन था कि वो लोग जिंदा बच गए होते प्लेन के अंदर, और बाद में रेस्क्यू टीम वगैरह वहां पहुंचती और उनको बचा के ले आती। रेस्क्यू टीम्स को रवाना कर दिया गया था। हालांकि वहां जिस तरह के जंगलात थे, जिस तरह के पहाड़ हैं, जिस तरह की ऊंची नीची जमीन थी, उसमें पहुंचना आसान नहीं था। साथ ही कल फॉग बहुत था, कोहरा बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से भी वहां पहुंचने में बहुत देर हुई। तो दुनिया भर के अखबारों में, वेबसाइट्स पे कल रात यही खबर थी कि डिफिकल्ट लैंडिंग हुई है, और कोई भी इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा था कि डेथ हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जब यह सारा कुछ चल रहा था, सबसे पहले इजरायली मीडिया, चैनल 12 जो इजराइल का प्रमुख मीडिया है, इजराइल गवर्नमेंट ने यह बात मैं साफ कर दूं, लेकिन इजराइल का जो चैनल 12 वहां का लोकल चैनल है, सबसे पहले उसने खबर दे दी, इसके पहले कि ईरान कंफर्म कर सके, इसके पहले कि वहां कोई रेस्क्यू टीम पहुंच सके, इसके पहले कि प्लेन की कोई तस्वीर आ सके, सबसे पहले कंफर्म कर दिया इजराइल के चैनल 12 ने कि रईसी साहब की डेथ हो गई है। अब एक ये सवाल उठता है कि आखिर जब ईरान को नहीं पता था, ईरान की सड़कों पर लोग दुआएं कर रहे थे, रेस्क्यू टीम वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, ईरान की अपनी रेस्क्यू टीम थी, उसके अलावा रेस्क्यू टीम्स थी, ये सब जब वहां पहुंच नहीं पा रही थी, तो चैनल 12 को यह कैसे पता चल गया कि उनकी डेथ हो गई है? ये अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। और यही नहीं, उसके साथ ही ये सारे बयान आने लगे इब्राहिम रईसी साहब के साथ जो ये हुआ है, जो उनकी डेथ हुई है, उसमें मोसाद यानी इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है उसका हाथ नहीं है। बिना पूछे ये बयान आ गया, जबकि अभी कोई डिटेल्स नहीं आई थी। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हैं। मैं जब रात भर, दिन भर, शाम की बात कर रहा हूं तो हिंदुस्तानी वक्त के हिसाब से बात कर रहा हूं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशंस चले हैं, और सुबह जाके मैं फॉलो कर रहा था इस खबर को, सुबह जाके ईरान से ऑफिशियल ये स्टेटमेंट आया है कि जहाज का मलबा मिल गया है, और जहाज में जितने लोग सवार थे उनमें से किसी के जिंदा होने का कोई चांस नहीं है। बॉडी जो मिली है वो बेहद जली हुई मिली है, जिससे साफ होता है कि क्रैश हुआ है, लैंडिंग नहीं हो पाई थी। यह मुमकिन है कि लैंडिंग की कोशिश की जा रही हो, डिफिकल्ट लैंडिंग की कोशिश की जा रही हो कि कोई जगह मिल जाए जहां पर जहाज को लैंड कराया जा सके, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई। एक ये मुमकिन है। दूसरा ये मुमकिन है कि जहाज के अंदर कुछ ऐसा हुआ हो कि जहाज सीधे क्रैश कर गया हो। अब देखिए, पूरी दुनिया भर में ये कोई ऐसी घटना पहली नहीं है जहां स्टेट हेड की इस तरह से दुर्घटना में डेथ हुई हो। अगर केवल जहाजी दुर्घटनाओं को हम ले लें, 18 सितंबर 1961 को इराक के जो प्रेसिडेंट थे उस जमाने में, अब्दुल सलाम आरिफ, उनकी जहाज के साथ एक्सीडेंट हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। जून 87 की बात कर लें तो लेबनान के जो पीएम थे राशिद करामी, उनकी डेथ हुई थी। और अगस्त 1988 की बात कर लें तो पाकिस्तान के तानाशाह जिया उल हक की एक जहाज दुर्घटना में डेथ हुई थी। ये मैंने सिर्फ कुछ निकाले हैं। इसके अलावा दीगर मुल्कों के, मिडिल ईस्ट और इसको छोड़ दें अगर, तो दूसरे मुल्कों के भी कई सारे ऐसे हेड ऑफ स्टेट हैं जिनकी डेथ हुई है हवाई जहाज की दुर्घटना में। और इनमें से बहुत सारी चीजों में षड्यंत्र का मामला बाद में आया कि ये नेचुरल एक्सीडेंट्स नहीं थे, ये एक्सीडेंट्स कराए गए थे। जैसे लेबनान वाले केस में तो बाकायदा बम रखा गया था। जिया उल हक के एक्सीडेंट को लेकर भी कहा जाता है कि उसमें CIA का हाथ
हाथ था, किसका हाथ था, प्रूफ तो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन इस तरह की बातें होती हैं। और मोसाद तो इस बात के लिए बदनाम है कि दुनिया भर में उसने जाने कितने हेड ऑफ स्टेट्स को और बाकी सबको, यहां तक कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, बहुत सारे लोगों को यह कहना है कि जॉन एफ कैनेडी चूंकि इजराइल के खिलाफ थे, इजराइल जिस तरह से अमेरिका में लगातार अपने पांव पसारता जा रहा था उसके खिलाफ थे, इसलिए उनकी हत्या मोसाद ने करवाई, ये कहा जाता है। कंफर्म कभी कुछ नहीं होता है ऐसे मामलों में, अलग अलग थीरीज होती हैं। इसलिए एक सवाल उठता है कि रईसी साहब की जो डेथ हुई है वो डेथ नेचुरली एक्सीडेंट था या फिर कोई गड़बड़ी कराई गई थी, और ऐसा सोचने के पीछे कई सारे कारण हैं। आप सब जानते हैं कि इब्राहिम रईसी जो हैं वहां पे सेकंड नंबर के लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, और यह चर्चा लगातार चल रही थी कि वो खुमैनी साहब की जगह फ्यूचर में लेंगे, यानी फ्यूचर में वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं। यह चर्चा ईरान में आम थी, नंबर 1। नंबर 2, रईसी साहब कट्टरपंथी माने जाते हैं। उनके समय में ईरान में कट्टरपंथी बहुत सारे नियम लागू हुए, बहुत सारी ऐसी औरतों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने हिजाब से इनकार किया। इसको लेके ईरान के अंदर उनसे गुस्सा भी काफी है, यंग जो लोग हैं, यूथ जो हैं, उनके अंदर गुस्सा भी है। लेकिन साथ साथ हिजबुल्लाह, हमास और हूथी जैसे संगठनों को जितना सीधा समर्थन रईसी साहब ने दिया है, इतना इसके पहले ईरान ने कभी नहीं दिया था। और इसी के चलते आप जानते हैं कि ये सारे एक ताकत बन के उभरे हैं, इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं और ये इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। यानी इजराइल को लेकर उनका रुख जो था वो बिल्कुल साफ था और वो दुश्मनाना था। इजराइल को उन्होंने मान्यता नहीं दी। वो कहते थे कि इजराइल जो है वो इलीगल स्टेट है। ये ईरान का अपना खुद का भी, मतलब ओवरऑल ईरान की अगर बात करें तो ईरान की पॉलिसी में ये है कि उसने इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी। लेकिन इब्राहिम रईसी साहब इसको लेकर काफी तल्ख थे। आप जानते हैं, अभी कुछ रोज पहले की बात है कि ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ हुआ था, ईरान ने पहले हमला किया इजराइल के ऊपर, बल्कि यूं कहा जाए कि सीरिया में जो ईरान का दूतावास था उस पर हमला करके ईरान के एक सीनियर ऑफिसर को मारा गया था इजराइल द्वारा। उसका बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी थीं और उसका बदला लेने के लिए फिर इजराइल ने भी कुछ ऐसा ही किया था। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं और इसके चलते रईसी जो है वो इजराइल की आंखों में खटक रहे थे। और सिर्फ रईसी नहीं, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री, उनके बयानात भी अक्सर मैंने अपने वीडियोस में पोस्ट किए हैं। हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान वो भी इजराइल के कट्टर विरोधी माने जाते थे। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है इब्राहिम रईसी को रास्ते से हटाने की कोशिश का। और मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी भी एक संभावना है। आप इंटरनेट पे जाइए, आप ट्विटर पे जाइए, इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं और अगर हो रही हैं तो उनके पीछे कई सारी वजूहात हैं। तो रईसी साहब के जमाने में ईरान लगातार न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा था। यूरेनियम डेवलपमेंट का जो पूरा काम था वो रईसी साहब के जमाने में ही तेज हुआ था। मैं आपको बता चुका हूं कि खुमैनी साहब एटॉमिक हथियारों को इस्लाम के अनुकूल नहीं मानने के कारण इजाजत नहीं दे रहे थे, लंबे समय से इजाजत नहीं दे रहे थे। लेकिन अब वहां हालात ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां यह कहा जा रहा था कि खुमैनी साहब भी एटॉमिक हथियारों को लेकर तैयार हो गए हैं और ईरान जब चाहे तब एटॉमिक हथियार बना सकता है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब ट्रंप का बयान आया था कि ईरान अगर चाहे तो महीने भर में एटॉमिक हथियार बना सकता है। और अभी चंद रोज पहले की बात है कि दुनिया भर में एटॉमिक हथियारों पर जांच करने वाली, नियंत्रण रखने वाली यूएन की जो एजेंसी है, उसका बयान आया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर पावर की जांच नहीं करवा रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है और न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत करीब आ पहुंचा है। दरअसल रईसी के पूरे पीरियड में ईरान ने अपने हथियार भी डेवलप किए, न्यूक्लियर पावर भी डेवलप किया और दुनिया भर के सैंक्शन के बावजूद, इवन रईसी के ऊपर सैंक्शन था, वो अमेरिका और यूरोप के कई मुल्कों में नहीं जा सकते, उनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया था। और दुनिया भर से जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया वो आप जानते ही हैं। कहा जाता है ईरानी तेल मत खरीदो, ईरानी ये नहीं करो, ईरानी वो नहीं करो, ये सब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। इन सैंक्शंस के बीच रईसी ने रशिया और चाइना के साथ बेहद शानदार रिश्ते बनाए थे। रशिया को उसके युद्ध में लगातार हथियार सप्लाई किए थे और ईरानी हथियारों ने रशिया की बेहद मदद की थी।
ऐसे ही चीन के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हुए थे, इसलिए अमेरिका के सैंक्शन और प्रतिबंध के बावजूद ईरान का जो व्यापार था वो रशिया और चाइना से लगातार बढ़ रहा था और हथियार ही नहीं बाकी सारी चीजें भी लगातार ईरान डेवलप कर रहा था। यानी ईरान एक ऐसे रास्ते पर था जहां वो अमेरिका के मुकाबले एक शक्ति बन रहा था और जैसे अमेरिका, इजराइल और यूरोप का ट्रायंगल है ये आपस में मिलकर एक ताकत बनते हैं, वैसे ही कोशिश हो रही है कि चाइना, रशिया और ईरान मिलकर एक ताकत बने और यह ताकत बेहद मजबूत ताकत बन रही थी। तो जाहिर है कि इब्राहिम रईसी अमेरिका और इजराइल के जो हुक्मरान हैं उनकी आंखों में चुभ रहे थे, उनके सीने में फांस की तरह चुभ रहे थे। इसलिए अगर बाद में आपको पता चले या बाद में कुछ ये खुलासा हो कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, करवाया गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इनके जाने के बाद अब जब ये कंफर्म हो गया है कि इब्राहिम रईसी नहीं रहे तो क्या ईरान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या ईरान बिल्कुल कमजोर हो जाएगा? क्या ईरान में कोई रूल करने वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। दरअसल ये मान लिया जाता है, बिना जाने मान लिया जाता है कि ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है, ईरान में एक ऐसी एरिस्टोक्रेसी है। तानाशाही में क्या होता है, हिटलर मरा, जर्मनी खत्म, मुसोलिनी मरा, इटली खत्म। तो जहां तानाशाही मान ली जाती है कि वहां पर तानाशाही है, वहां यह मान लिया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि रईसी साहब की डेथ हुई, अब ईरान खत्म हो जाएगा। दरअसल ईरान के अंदर उस तरह की तानाशाही नहीं है। इलेक्शंस होते हैं, ये अलग बात है कि पिछले इलेक्शन में बहुत कम वोटिंग हुई थी, जिसको लेके चिंता भी थी कि आखिर इतनी कम वोटिंग क्यों हुई है, लेकिन सबके बावजूद वोटिंग हुई थी और एक लंबा सिलसिला है लीडर्स का। जैसे मैं आपको बताऊं कि उनके प्रेसिडेंट थे रईसी साहब, प्रेसिडेंट के बाद 12 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 12, और जो सबसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोहम्मद मुखबर। तो जाहिर तौर पे जैसा किसी भी स्टेट में होता है कि इब्राहिम रईसी साहब के जाने के बाद उनका चार्ज अभी मोहम्मद मुखबर साहब के पास आ जाएगा, लेकिन ये चार्ज परमानेंट नहीं होगा। रूल ये है कि 50 दिन के अंदर उनको दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे और दोबारा जब इलेक्शन होगा तो वहां के जो लोग हैं वो चुनेंगे कि ईरान का राष्ट्रपति कौन होगा। अब इसमें यह है, ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ लिबरल लोगों को भी मौका दिया जाएगा, केवल कट्टरपंथी लोग नहीं होंगे, तो ज्यादा लोग वोट करने के लिए बाहर निकलेंगे। क्योंकि इन सब के बीच एक हकीकत तो यह है कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बाद उसको लेकर काफी सारे लोगों में नाराजगी भी है। जो आजादी थी औरतों को, जो बाकी सारी चीजें थी, वो कहीं ना कहीं छीनी गई हैं, जिसके चलते वहां के लोगों में नाराजगी है, एक हिस्से में नाराजगी है। अगर उसको भी इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल करना है तो आपको लिबरल लोगों को भी शामिल करना होगा। लेकिन अभी अगर इन सारी चीजों को छोड़ दें, फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, तो अमेरिका और इजराइल को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान की जो लीडरशिप है वो ऐसे ही है, नंबर 1। दूसरा, ईरान में जो स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं, जंग के फैसले और बाकी सारे फैसले होते हैं, वो सुप्रीम लीडर खुमैनी साहब और वहां की जो आर्मी है IRGC, वो दोनों मिलकर लेते हैं। उसमें राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है और वो दोनों मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि जिस पॉलिसी पे ईरान चल रहा था उसी पॉलिसी पर ईरान चलता रहेगा। जाहिर है कि जब इतना बड़ा एक लीडर जाता है तो एक खला तो होती है, खलिश तो होती है, वो होगी, लेकिन उस खलिश से पार पाने के बाद ईरान उसी रास्ते पे जाता रहेगा जिस रास्ते पर अभी तक जा रहा था। आप देखिए, सारी दुनिया के नेताओं ने इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि दी है। हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी श्रद्धांजलि दी है। बहुत कल भी जब एक्सीडेंट हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया था कि हम दुआ कर रहे हैं इब्राहिम रईसी साहब स्वस्थ हों, बच जाएं। और आज भी जब ये कंफर्म हो गया तो भी नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया है इस तरह का। लेकिन जो हमारे यहाँ भक्त मंडली है वो खुशी मना रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि इब्राहिम रईसी चले गए तो ईरान बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, ईरान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर भक्त मंडली के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि इंसान जो होता है वैसे भी फानी होता है, कोई भी हमेशा जिंदा रहने के लिए नहीं आता है। चाहे वो भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे अकबर हो, चाहे
चाहे सम्राट अशोक हो, कोई भी हो, वो 1000 साल 2000 साल नहीं जीता। आपको लगता है कि मोदी जी 1000 साल का विजन दे रहे हैं तो 1000 साल जिएंगे, लेकिन मोदी जी भी 1000 साल नहीं जिएंगे। इंसान की एक उम्र होती है। 63 साल के थे रईसी साहब, अभी जाने की उम्र नहीं थी। लेकिन ये सब होता रहता है, लोग चले जाते हैं, मुल्क अपनी गति से चलते रहते हैं, ईरान भी अपनी गति से चलता रहेगा। जो नई लीडरशिप वहां पे आएगी वो नए फैसले लेगी, और इजराइल को लेकर कम से कम ईरान का जो अपना स्टैंड है वो बदलने वाला नहीं है। हां, एक बात जरूर है कि अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक्सीडेंट करवाया गया है, तो ये ईरान के लिए तो चिंता का विषय जो है वो है ही, सारी दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है कि अगर ऐसी ताकतें दुनिया में हैं जो अपने फायदे के लिए किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को मरवा सकती हैं, तो सेफ कोई नहीं है, ईरान भी नहीं है और हिंदुस्तान भी नहीं है। अगर आप इंसान हैं, अगर आप दुनिया में न्याय चाहते हैं, तो इस तरह की सारी ताकतों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, वरना आज आप खुशी मना रहे हैं, कल सीना पीटते हुए नजर आएंगे। तो मैं भी इस प्रोग्राम के माध्यम से इब्राहिम रईसी साहब, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान साहब और उनके साथ मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। ये बहुत दुखद घटना है ईरान के लिए, सारी दुनिया के लिए ये दुखद घटना है, और ईरान के जो नागरिक हैं उनके लिए दुआ करता हूं कि वो इस सदमे से बाहर आए। ईरान की जो लीडरशिप है उसकी अभी इमरजेंसी मीटिंग हुई है, और इमरजेंसी मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उसके हिसाब से ईरान आगे चलेगा। जाहिर है कि 50 दिन के अंदर अंदर वहां दोबारा चुनाव होगा, नए राष्ट्रपति मिलेंगे, लेकिन इब्राहिम रईसी साहब की कमी ईरान को भी खलेगी और ईरान के आसपास के उन मुल्कों को भी खलेगी जिनके सपोर्ट में रईसी हमेशा खड़े रहे, और इन मुल्कों में फ़लस्तीन भी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।